Hello students, today we will start chapter number 5 of BCK Business and Commercial Knowledge. Chapter 5 है Organization Facilitating Business. In previous chapter we have discussed about the government policies that is helping the business. अब ये चैप्टर 5th जो है बेटा, मैंने बताया था कि BCK में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 6 हैं, ठीक है। 6 चैप्टर में से मेजर जो है वो 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड चैप्टर कंपनी से रिलेटेड है जो अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, और 6 चैप्टर फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस याद रखें बेटा, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस में क्या है, बेसिकली ये चैप्टर बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहती है, बिज़नेस को फैसिलिटेट करना चाहती है। अब बिज़नेस को फैसिलिटेट वो कैसे कर सकते हैं, तो या तो वो लोग नई पॉलिसीज़ बनाकर या नए नए इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन बनाकर। तो जैसे अपन ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बना रही है, इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूट्स के बारे में या ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो कि फैसिलिटेट कर रही है किसको, बिजनेस को। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग द बिजनेस। अब इस चैप्टर में इन ऑर्गेनाइजेशन को ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारे लिए है बेटा फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और एक है हमारे लिए बेटा नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। फंडिंग इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन, पहले अगर हम लोग बात करें 1 साल पहले तक इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशंस गिवन थी, बट नाउ ओनली आपको जो गिवन है मेनली वो गिवन है किसके बारे में बेटा, नाबार्ड के बारे में, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जबकि नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे RBI के बारे में, सेबी के बारे में, IRDA के बारे में और CCI के बारे में। ये 4 इंस्टीट्यूशंस अपने को नॉन फंडिंग गिवन है। एक अपने को गिवन है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड अपने को गिवन है सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड गिवन है किसके बारे में, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड फोर्थ इज CCI, दैट इज व्हाट, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और फंडिंग में एक ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन मेनली, वो है हमारे लिए नाबार्ड, ठीक है। फंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड डायरेक्ट फंड टू द बिजनेस, और नॉन फंडिंग वो है जो पैसा नहीं दे रही है बट बिजनेस को फैसिलिटेट कर रही है, बिजनेस को हेल्प कर रही है कि वो लोग अपने वर्क को स्मूथली रन कर सके। इज इट क्लियर बेटा? चलो फर्स्ट स्लाइड में देखो क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ कंट्रैक्ट। 2 बिजनेस फैसिलिटेटर के बारे में यहाँ पे गिवन है। एक आपको गिवन है बेटा फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर, फ्रैट मतलब क्या होता है बेटा, फ्रैट मतलब वैसे किराया हो गया, बट माल जो ले जा रहा है इधर से उधर वो क्या हो गया, फ्रेट फॉरवर्डर। देखो क्या है, अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हु ऑर्गेनाइज शिपमेंट फॉर बिजनेस फर्म टू गेट गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर टू मार्केट, कस्टमर और फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेट फॉरवर्डर वो जना हो गया जो माल को मैन्युफैक्चरर तक या फिनिश गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। सेकेंड, बिजनेस इंक्यूबेटर, help create and grow young business by providing them with necessary support and financial and technical services। क्वेश्चन बनता है ये, बिजनेस इंक्यूबेटर्स कौन है, तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स वो जने हैं जिनके पास पैसा है, टेक्निकल नॉलेज है, बस आइडियाज़ नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे पर्सन जिनके पास बिजनेस आइडिया है उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करें। देखो क्या है बिजनेस इंक्यूबेटर में, help create and grow young businesses by providing them with necessary support, financial and technical services। Is it clear बेटा? नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने को दे रखा है बिजनेस एक्सेलरेटर। अब एक्सेलरेट करना मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ाना। तो बिजनेस एक्सेलरेटर मतलब कौन हो गए, जो बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। देखो, बिजनेस एक्सेलरेटर हेल्प ए बिजनेस टू क्विकली लॉन्च ए प्रोडक्ट एंड पुट इट इन द फास्ट लेन ऑफ कमर्शियल सक्सेस। ये क्वेश्चन बनता है बेटा कि डैश हेल्प ए बिजनेस टू क्विकली लॉन्च ए प्रोडक्ट, तो दैट इज बिजनेस एक्सेलरेटर। फोर्थ इज फाइनेंशियल कंसल्टेंट। फाइनेंशियल कंसल्टेंट सीधी सी बात है जो कि किस में हेल्प करेगा बेटा, बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में, जो ये एसेस करेगा कि आपको कितना फंड रिक्वायर्ड है और वो कहाँ से अरेंज किया जाएगा। नेक्स्ट इज मर्चेंटाइजर,
who help the business firm to obtain its suppliers and accessories. ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको गिवन है दैट इज गिवन अबाउट नॉन फंडिंग. ठीक है, इन 1951 यूनियन गवर्नमेंट इनेक्टेड द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट. ये आपको सिर्फ वैसे ही ध्यान रखना है. नेक्स्ट है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन. 4 नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए और सीसीआई है, जो अपन ने अभी बात किया था. नेक्स्ट पॉइंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर सच एज. इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्री को डायरेक्टली हेल्प प्रोवाइड करने वाले. जैसे हम लोग बात करें, यहाँ नहीं गिवन बट एक है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो डायरेक्टली सिर्फ किसके लिए बनाया गया, टेलीकॉम सेक्टर के लिए. ठीक है, वैसे ही आईआरडीए किसके लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए. तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब क्या हो गया, इट मीन्स व्हाट, सच एज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या ट्राई. ठीक है, जो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बनाया गया. नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म याद रखना है बेटा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट. फोकस ऑन ट्रेनिंग द ट्रेनर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, entrepreneurship development institution is the national level apex organization और entrepreneurship development. 2 यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं बेटा. एक अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, जो किसके लिए कर रहा है, फोकस ऑन ट्रेनिंग द ट्रेनर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. वो जने जो आगे ट्रेन करेंगे उनको ट्रेन करने का काम कौन कर रहा है बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. जबकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज ए नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. नेक्स्ट अब हमारे लिए टॉपिक शुरू हो गए हैं किससे रिलेटेड बेटा, आरबीआई से बारे में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ा बहुत आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है इसके बारे में, तो वही यहाँ डिटेल में है. आरबीआई वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935. ये डेट याद रखना है, क्वेश्चन बनता है. आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ बेटा, 1 अप्रैल 1935 with according to regulation of RBI Act 1934. प्राइवेट बैंक के रूप में स्टार्ट हुआ था आरबीआई, बट इसको नेशनलाइज किया गया कब, 1949 में. तो आरबीआई से रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, कब स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 1934. ठीक है, प्राइवेट था, ये स्टार्ट हुआ तब, और नेशनलाइज हुआ इन ईयर 1949. ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ तक होते हैं. ठीक है, आरबीआई's हेडक्वार्टर वॉज इनिशियली लोकेटेड एट कोलकाता. जब स्टार्ट हुआ यानी 1935 में, तब उसका हेड ऑफिस कहाँ था, कोलकाता में. बट 1937 से इसको मूव कर दिया गया कहाँ पे बेटा, मुंबई में. नेक्स्ट देखो बेटा, आरबीआई के फंक्शंस फीचर्स से रिलेटेड है. नेक्स्ट देखो फीचर्स क्या है. पहला तो आरबीआई इज द एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया. एपेक्स मतलब सबसे ऊपर है मॉनेटरी, इसीलिए आरबीआई को क्या कहते हैं बेटा, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. ठीक है, आरबीआई वो लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्यों, क्योंकि जो पैसा चाहिए, जो मॉनेटरी सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर और सबसे लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ऊपर, वो कौन है, आरबीआई. सरकार को भी पैसा चाहिए तो आरबीआई उनकी हेल्प करता है. सेकेंड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी and assist in the growth of the economy. Third, control the country's monetary policy. It also represent the country in the international economic forum. ये पॉइंट समझना बेटा. इसके लिए अगर आपको याद हो तो आपने बीएसटी में पढ़ा हुआ है कि भैया आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है. वहाँ पे अगर भारत में फॉरेन करेंसी की कमी हो गई, ज़रूरत है, तो आईएमएफ से लोन लेगा तो उस समय कंट्री को वहाँ रिप्रेजेंट कौन करेगा, सरकार जाएगी क्या, नहीं, कौन जाएगा, आरबीआई जाएगा. तो आरबीआई का एक काम ये भी है क्या, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द कंट्री इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक फॉरम्स. नेक्स्ट, इट ऑल्सो एक्ट एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू कमर्शियल बैंक. तो विच इंस्टीट्यूशन एक्ट एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू कमर्शियल बैंक, आरबीआई. नेक्स्ट, आरबीआई हैज़ टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल एंड प्रोवाइड द क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर. और प्रायोरिटी सेक्टर में 3 आती है मेनली, कौन, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट एंड एसएसआई. प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन आ रहा है बेटा, 3. कौन कौन है, एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट है और एसएसआई है. नेक्स्ट देखो फंक्शंस ऑफ आरबीआई.
इकोनॉमिक्स में एज इट इज पढ़ा है आपने, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं? तो पहला फंक्शन क्या होता है बेटा? इश्यू ऑफ करेंसी, इश्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, क्या होता है इश्यू ऑफ करेंसी में? ध्यान है क्या? इश्यू ऑफ करेंसी में आपको एक ध्यान रखना है, क्या? एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन एंड सब्सिडरी कॉइन। ये जो है ये 1 रुपी नोट और कॉइन और सब्सिडरी कॉइन, इनको आरबीआई इशू नहीं करता है। इनको कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। ठीक है, और इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया में जो है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? कि जब भी कंट्री में करेंसी पब्लिश करनी है तो 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ता है। अब वो गोल्ड और कैश के रूप में होता है। ठीक है, आरबीआई का काम क्या है? इशू ऑफ करेंसी। 2 पॉइंट ध्यान रखोगे, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स एंड सब्सिडरी कॉइन्स। उसके अलावा क्या कि इंडिया में जो करेंसी के लिए सिस्टम है वो कौन सा है? मिनिमम रिजर्व, और वो रिजर्व कितना है? 200 करोड़ रुपए। सेकंड, बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी पेमेंट रिसीव करना है या पेमेंट करना है वो कौन करेगा? आरबीआई। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या कि ये आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को 90 डेज तक का एडवांस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, आरबीआई मेक एडवांस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विच आर रेपेबल विद इन 90 डेज। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक। जो फंक्शन एक बैंक अपने कस्टमर के लिए परफॉर्म करता है वही फंक्शंस आरबीआई किसके लिए परफॉर्म कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स के लिए। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका कस्टोडियन कौन है? आरबीआई। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब ये समझना, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला जो पॉइंट है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करना, पहली चीज तो इट इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ आरबीआई। प्रिंसिपल मतलब जो मेन फंक्शन है आरबीआई का, सबसे क्रूशियल फंक्शन है वो क्या है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। और इसके लिए वो 2 तरह के मेजर्स काम में लेते हैं। एक होता है बेटा क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक होता है क्वालिटेटिव मेजर्स। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, क्वांटिटेटिव जो है उनको अपन क्या कहते हैं? जनरल मेजर्स भी कहा जाता है, और क्वालिटेटिव को स्पेसिफिक मेजर्स। और ये जनरल और स्पेसिफिक क्यों कहते हैं? क्योंकि क्वांटिटेटिव जो है वो इफेक्ट करते हैं किसको? वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन कंट्री। जो कंट्री में या इकोनॉमिक सिस्टम में टोटल ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी है उसको इफेक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर। जबकि जो सेलेक्टिव यूज़ ऑफ क्रेडिट है, पर्टिकुलर यूज़ ऑफ क्रेडिट को जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वालिटेटिव मेजर्स कहलाते हैं। तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट देखो क्या है? तो इट इज़ द जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? कंट्रोलर ऑफ एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। प्रमोशनल फंक्शंस, यहाँ पे समझना ये वाला पॉइंट भी। अर्लियर आरबीआई को ही गवर्नमेंट ने जिम्मा दे रखा था प्रायोरिटी सेक्टर को चीप क्रेडिट और इजी क्रेडिट देना। प्रायोरिटी सेक्टर कौन था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, और हमारे लिए कौन सा बेटा? एक्सपोर्ट वाला। अब सरकार ने इसके लिए अलग अलग एजेंसी बना दी। इसके लिए बना दिया सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर के लिए बना दिया क्या? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसके लिए बना दिया क्या? एक्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। देखो क्या कह रखा है? प्रमोशनल फंक्शन पहले कौन करता था? ठीक है, आरबीआई। बट अब किसको दे दिया? एग्रीकल्चर का नाबार्ड को। ट्रेड के लिए एक्जिम बैंक हो गया, और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए क्या हो गया? एसआईडीबीआई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान रखने हैं आपको। एक्सचेंज रेट क्या होती है? द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर यानी एसएलआर सीआरआर पढ़ा हुआ है। एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज अपने पास कैश के रूप में रखना पड़ता है, वो परसेंटेज क्या है? एसएलआर। और सीआरआर, हर बैंक को अपने टोटल जो डिपॉजिट है उसका एक परसेंटेज किसके पास? आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो क्या कहलाता है? सीआरआर। तो सीआरआर और एसएलआर कौन से मेजर हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स। ठीक है, दैट अफेक्ट अवेलेबिलिटी टू ऑल सेक्टर। अभी मैंने बताया था क्वांटिटेटिव क्या है? जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई को इफेक्ट कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी में इफेक्ट कर रहे हैं। आगे देखो क्या दे रखा है? आरबीआई ऑल्सो हैव क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव किस में करते हैं बेटा? अभी मैंने बताया था स्पेसिफिक, सेलेक्टिव। देखो क्या कह रहा है?
Qualitative measures of credit control which influence the credit availability to a particular sector. Is it clear? Next point, bank rate. Bank rate क्या होता है? The rate at which RBI lend to the banks, commercial banks. Bank rate is the rate of interest at which RBI lend to the bank. It reflects the cost of fund to the bank. So which reflect the cost of the fund to the bank? Bank rate. It reflect the cost of funds to the bank. Which reflect the cost of fund to the bank? Bank rate. Who in turn adjust their lending rate accordingly. ठीक है, अगर बैंक रेट हाई होगा तो बैंकों का इंटरेस्ट रेट भी हाई होगा. इंटरेस्ट मतलब वो क्लाइंट को देंगे जो नहीं, जो वो लोन देकर चार्ज करेंगे वो वाली. ठीक है, क्लियर है क्या? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी यूज़ आता है. रेपो रेट क्या होता है? जिस पे आरबीआई देता है, बट वो है कोलेट्रल और लंबे समय के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है. और रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पर आरबीआई बैंक से लेता है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें कौन कौन आता है? तो 3 जने हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट. तो फाइनेंशियल सिस्टम किस किस से मिलके बना है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है और फाइनेंशियल मार्केट है. और RBI may be regarded as the heart of financial system. तो which institution is regarded as the heart of financial system? RBI. Next, SEBI, Security Exchange Board of India. ठीक है, सबसे पहले कब establish हुआ बेटा? तो SEBI was established by Government of India on 12th April 1988. बट इसको स्टैचुरी दर्जा कब मिला? 30 जनवरी 1992 को, बाय पासिंग द सेबीज एक्ट. स्टैचुरी कॉर्पोरेशन पढ़ा है ना बेटा, BST का पार्ट है अगेन. एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. दैट एक्ट डिफाइन इट्स पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज. तो वो वाली चीज़ है. तो सेबी बना कब? 12 अप्रैल 1988 को. मगर स्टैचुरी कॉर्पोरेशन के रूप में इसको कब मिला दर्जा? 1992. कब? 30 जन 1992 को. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा. सेबी को बनाया गया इसको रिपील करते हुए. कौन है ये बेटा? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू. कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू. कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो सेबी से पहले मार्केट को रेगुलेट करती थी. देखो 20 पॉइंट. कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू हैज़ बीन रिपील्ड बाय द सेबी. ठीक है, सेबी हैज़ इट हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में. और इसके रीजनल ऑफिसेस कहाँ हैं? 4 एरिया, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न. नॉर्दर्न न्यू दिल्ली में, ईस्टर्न कोलकाता, सदर्न चेन्नई और वेस्टर्न कहाँ है? अहमदाबाद में. ठीक है. सेबी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेबी इज मैनेज बाय बोर्ड. जिसमें कौन कौन है? तो एक चेयरमैन है जिसको कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट. 2 मेंबर्स जो कि किससे रिलेटेड होंगे बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि डील कर रही है किससे? फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, उससे रिलेटेड के 2 होंगे. और 5 अदर मेंबर्स जिसमें से 3 कौन होंगे? होल टाइम मेंबर. उनको भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. एक चेयरमैन, 2 मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ जो कंपनीज एक्ट देख रही है उससे रिलेटेड, और 5 और जिसमें से 3 होल टाइम होंगे जिसको भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. नेक्स्ट, सेबी हैज़ द रिस्पॉन्सिव. सेबी का काम 3 लोगों के लिए है, 3 ग्रुप ऑफ पर्सन. वो कौन है? इशूअर ऑफ सिक्योरिटी, इन्वेस्टर और मार्केट इंटरमीडिएट. इन 3 जनों को रेगुलेट, कंट्रोल करने का काम सेबी कर रहा है. कौन है? इशूअर, इन्वेस्टर और मार्केट इंटरमीडिएट. मार्केट इंटरमीडिएट मतलब मीडिएटर, ब्रोकर्स हो गए, अंडरराइटर हो गए, इनको. तो सेबी किन किन के लिए जिम्मेदार है? 3, इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स और मार्केट इंटरमीडिएट. सेबी के फंक्शन याद रखना, क्वेश्चन बनता है. सेबी के 3 तरह के फंक्शन है: क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल और क्वासी एग्जीक्यूटिव. 3 फंक्शन है बेटा, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव. क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? सेबी कैन ड्राफ्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर इट्स लेजिस्लेटिव कैपेसिटी. जुडिशियल कैसे है? तो सेबी पासेस द रूलिंग एंड ऑर्डर्स. रूल्स बना रहा है, ठीक है, रेगुलेशंस ड्राफ्ट कर रहा है, वो उसकी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है. रूलिंग और ऑर्डर दे रखा है, वो उसका जुडिशियल. और एग्जीक्यूटिव कैसे? तो सेबी कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्स एक्शन. किसी भी जो इंटरमीडिएट्स हैं
इशूअर है उसके खिलाफ कोई कंप्लेन मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ठीक है, वो इसका कौन सा फंक्शन हो गया, क्वासी एग्जीक्यूटिव। तो 3 लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन, इशूअर, इन्वेस्टर और मार्केट इंटरमीडिएट। 3 तरह के रोल है, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट ध्यान देना बेटा कि भैया सेबी जो है उसने कोई जजमेंट दे दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करोगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बनाया है सेट, सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल। इसका काम क्या है कि कोई भी पार्टी अगर सेबी के जजमेंट से खुश नहीं है, अगर उनको लगता है कि सेबी ने जो है वो प्रॉपर जजमेंट नहीं दिया है, तो वो उसके खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हैं, सेट में कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल। मान लो सेबी ने कोई जजमेंट दिया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, सेट में, और या फिर मैं जा सकता हूँ डायरेक्टली कहाँ पे, सेकंड अपील, ठीक है। पहली अपील तो कहाँ होगी, सेट में, और सेकंड अपील कहाँ होगी बेटा, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, खुश नहीं हो तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, स्टेट में, और नहीं हो तो फिर नेशनल में। तो वैसे ही सेबी ने दिया जजमेंट, खुश नहीं हो तो कहाँ जाओगे, सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल, और यहाँ से भी खुश नहीं हो तो कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। देखो पॉइंट नंबर 25, देयर इज ए सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल विच हैज़ ए 3-member ट्राइब्यूनल, जिसका हेड कौन है, जस्टिस JP देवधर, जो बॉम्बे हाई कोर्ट से रिटायर्ड हैं, और सेकंड अपील कहाँ कर सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। पावर्स ऑफ सेबी, सेबी के क्या पावर हैं, पहला टू अप्रूव द बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज को बनाना, टू रिक्वायर द स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर बायलॉज, कि स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज बनाने का अधिकार है, और ये देखना कि अगर स्टॉक एक्सचेंज ने कोई बायलॉ बनाया है जो सेबी के किसी लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो उसको अमेंड करना। थर्ड, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कॉल फॉर पीरियडिक रिटर्न। फोर्थ, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। एंड लास्ट, टू कंपेल सर्टन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, अब अपन बात करेंगे CCI के बारे में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले एक इंडिया में एक्ट चलता था जिसका नाम था MRTP, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस एक्ट, उसको रिपील कर बनाया गया कंपटीशन 2000 एक्ट 2002, जिसको 2007 और 2009 में क्या किया गया, अमेंड किया गया। देखो क्या कह रखा है, विद इंक्रीज ऑफ कंपटीशन। अब ये पॉइंट 27 पॉइंट क्या कहना चाह रहा है समझना, कि भैया कंपटीशन जो है उसका फ़ायदा क्या है, तो प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा है और कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है। कंज्यूमर को तो क्या होगा, सीधी सी बात है, वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाएंगे इकोनॉमिक प्राइस पे। प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा है, उसको इनोवेट करने का मौका मिले। अगर कंपटीशन नहीं है तो मैं कुछ नया नहीं करूँगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखो क्या है पॉइंट नंबर 27, विद इंक्रीज कॉम्पिटिशन प्रोड्यूसर विल हैव मैक्सिमम इंसेंटिव टू इनोवेट एंड स्पेशलाइज, दिस वुड रिजल्ट इन रिड्यूस कॉस्ट एंड वाइडर चॉइस टू कंज्यूमर्स। देखो प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा मिल रहा है, मैक्सिमम इंसेंटिव टू इनोवेट एंड स्पेशलाइज, और कंज्यूमर को क्या हो गया बेटा, रिड्यूस कॉस्ट एंड वाइडर चॉइस, ठीक है। कंपटीशन 2 तरह का है, कंपटीशन जो है वो 2 तरह का होगा, डायरेक्ट कंपटीशन और इनडायरेक्ट कंपटीशन। सेम चीज़ें प्रोवाइड करने वालों के बीच में होगा डायरेक्ट, और सब्स्टिट्यूट्स के बीच में इनडायरेक्ट। 2 कॉमर्स इंस्टीट्यूट हैं उनके बीच में है तो वो डायरेक्ट कंपटीशन है, एक कॉमर्स और एक साइंस इंस्टीट्यूट है उसके बीच में क्या हो गया, इनडायरेक्ट कंपटीशन। देखो डायरेक्ट कंपटीशन, प्रोडक्ट दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन compete against each other, that is direct. Product that are close substitute for one another, that is indirect. ठीक है, कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए। क्या फ़ायदे हैं कंपटीशन के, तो अपन ने ये तो बात किया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, बट बेसिकली अपन यहाँ डिवाइड कर सकते हैं उसको 5 में। क्या है, पहला इनकरेज इनोवेशन जो अपन ने डिस्कस किया था, सेकेंड इंक्रीज एफिशिएंसी, थर्ड punishes the laggards. What is this laggard word means? Laggards मिस होता है बेटा पिच लग्गू मतलब जो पीछे रह जाए, ठीक है, जो अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं करें, ठीक है। नोकिया कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, आउट हो गई बाजार से, कारण उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया कंपटीशन के अकॉर्डिंग। फोर्थ इज बूस्ट चॉइस, इम्प्रूव क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबेंडेंस, बहुत सारी मात्रा में, एक्सेप्टेबल क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। तो फेयर कंपटीशन क्यों होना चाहिए, इंक्रेज इनोवेशन,
increase efficiency, punish the laggards, boost choice, improves quality and reduce the cost, and last, ensure availability of goods in abundance, acceptable quality at affordable price. Features of Competition Act. Competition Act कब बनाया? मैंने बताया था अभी 2002 में। किसको रिप्लेस करके? MRTP को। देखो क्या दे रखा है फीचर्स में। पहला, The Competition Act 2002 has been enacted to prevent practices having the adverse effect on competition. उन चीज़ों को रोकने के लिए जिसका कि एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा किस पे? कंपटीशन में. सेकेंड, टू प्रमोट एंड सस्टेन fair competition in market and to protect the interest of consumer. Third, to ensure freedom of trade. Fourth, with the enforcement of Competition Act, the MRTP Act, जैसे अपन ने बात किया सेबी किसको बना हटाकर बनाया गया? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू. वैसे ही MRTP को एक्ट को हटाकर क्या बनाया गया? कॉम्पिटिशन एक्ट. द कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. कॉम्पिटिशन एक्ट में प्रोविजन है किसको बनाने के लिए? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. और ये एक्ट क्या डिफाइन करेगा? उसकी ड्यूटीज, फंक्शंस एंड पावर्स. CCI कब बना बेटा? CCI वॉज स्टैब्लिश. CCI क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 14 अक्टूबर 2003. ठीक है. कौन कौन है इसमें CCI में शामिल? तो कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन है और 6 मेंबर्स है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. ठीक है. उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ CCI, तो वही है कॉम्पिटिशन, फेयर कॉम्पिटिशन वाला. देखो क्या कह रहा है? टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, टू प्रमोट सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. घुमा फिरा के वही बात होगी जो अपन ने आगे डिस्कस किया था. नेक्स्ट है बेटा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. IRDA 34 पॉइंट देखो क्या दे रखा है? IRDA इज एन ऑटोनोमस एपेक्स स्टैचुरी बॉडी दैट रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. ठीक है. सेक्शन 35.35 सेक्शन 14 जो IRDA का सेक्शन 14 है वो ले डाउन करता है इसकी ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शन. ये क्वेश्चन मिलेगा बुक में भी पीछे है कि विच सेक्शन डिस्क्राइब द पावर्स ड्यूटीज ऑफ IRDA. तो सेक्शन 14. ठीक है बेटा. देखो इंश्योरेंस सेक्टर जो है पहले रिजर्व था पब्लिक के लिए, यानी सिर्फ सरकारी कंपनी थी, बट बाद में ओपन किया गया इसको किसके लिए बेटा? प्राइवेट सेक्टर के लिए भी. ठीक है. देखो क्या है रोल ऑफ IRDA एज ए बिजनेस फैसिलिटेटर. बिजनेस फैसिलिटेटर के रूप में IRDA 3 काम कर रहा है. पहला क्या है बेटा? इट टेक स्टेप्स टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. Second, it serves an authority to protect the interest of insurance policy holder. Third, IRDA disseminate provide a lot of information for benefit of policy holder. IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. इंश्योरेंस सेक्टर में पहले गवर्नमेंट ने अलाउ किया 26% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट और अब ये बढ़कर हो गया है 49 तक. और इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर करने के लिए ज़रूरी था कि कोलैबोरेशन हो. ICICI प्रूडेंशियल, ICICI इंडिया की है, प्रूडेंशियल बाहर की है. ठीक है ना. नेक्स्ट है डेवलपमेंट बैंक्स. ये जो फंडिंग इंस्टीट्यूशन अपन डिस्कस कर रहे थे ना वही डेवलपमेंट बैंक है. डेवलपमेंट बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फंड्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस. डेवलपमेंट बैंक कौन है? तो दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड्स funds and financial assistance to new and upcoming business. डेवलपमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर है? तो डेवलपमेंट बैंक भी लोन प्रोवाइड कर रहा है, कमर्शियल बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है, मगर कमर्शियल बैंक लोगों से पैसा लेता है, एक्सेप्ट करता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के थ्रू, जबकि डेवलपमेंट बैंक पब्लिक से पैसा नहीं लेती है. देखो डेवलपमेंट बैंक आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम कमर्शियल बैंक. अनलाइक कमर्शियल बैंक दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट. ठीक है. Second, they are referred as purveyors of credit. Which are referred as purveyors of credit? Development banks. अब यहाँ पे 3 है बेटा इंडिया में. IFCI था, SIDBI था और ICICI था, बट अब सिर्फ एक रह गया है. वो कौन सा रह गया है बेटा? IFCI. देखो IFC was established in 1948 और IFC अब क्या है? लोन सर्वाइविंग. लोन यानी अकेला बचा है.
क्योंकि सिडबी और जो हैं वो अब क्या बन गए हैं, कमर्शियल बैंक्स बन गए। SIDBI जिसको IDBI से अलग किया गया कब, 1990 में, ठीक है। ICICI कब बना, 1955 में। एंड द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक बना कब, 1964 में। बट अब इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया गया है, किसको, IDBI और ICI को, किस में, कमर्शियल बैंक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है नाबार्ड के बारे में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ, 1982 में। नाबार्ड इज़ एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, मुंबई में। और नाबार्ड जो है वो क्या काम करता है, इसके लिए आपको पूरी एक लिस्ट दे रखी है बुक में, एक बार चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज ज़्यादा डिटेल उसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट इसका, नाबार्ड इज़ नोन फॉर SCG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ये SCG क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, छोटे मोटे ग्रुप बनते हैं, उनको मदद प्रोवाइड करता है नाबार्ड। इज इट क्लियर? तो इन दिस 42 पॉइंट्स दिस चैप्टर नंबर 5 इज़ कम्प्लीटेड। थोड़ा बहुत आप चाहो तो नाबार्ड के जो काम दे रखे हैं उनको आप पढ़ सकते हो एक बार बुक में, एक बार रीड आउट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड। इज़ इट क्लियर? आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप कीजिए, आई विल रिप्लाई और आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे।